40। मेरे सर्किल में कोई ऐसा नहीं है जो इसे करना चाहेगा। तो आपको मुस्कुराते हुए जवाब देना है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरा कोई ऐसा सर्किल नहीं है, लेकिन जब पता चला कि इस बिज़नेस को करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप केवल अपने सर्किल में ही कर सकते हैं। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम पूरे हिंदू में कहीं भी कर सकते हैं और हम प्रतिदिन अपना सर्किल नया बना सकते हैं। इसलिए चिंता ना करें, अगर आप इस बिज़नेस को करने की ठाने तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे। नंबर 41। मैं तो मेंबर बन जाऊंगा लेकिन आगे मेंबर नहीं बना पाऊंगा। फिर से उनको मुस्कुराते हुए जवाब देना है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था या मुझे ऐसा लगा था, लेकिन जब मुझे पूरी जानकारी मिली तो पता चला कि इस बिजनेस में हम मेंबर बनाने वाली स्कीम में नहीं है, ये तो टीम बनाने, संगठन बनाने कार्य है और अमीर आदमी बनने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता होती है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे दूसरे लोग यह बिजनेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे अंदर अथाह शक्तियाँ छुपी हुई है जिन्हें जागृत करके कुछ भी कर सकते हैं सर। फिर ये बिजनेस तो एक साधारण कार्य है जिसमें कोई स्कीम नहीं है। सवाल नंबर 42। इस बिजनेस को किसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मुस्कुरा के, सर, जो इंसान महत्वाकांक्षी हैं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना चाहते हैं या अगर कोई मौका मिले तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं तथा अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। और जिस आदमी में ऊपर उठने की कोई तमन्ना ही नहीं है और जो अभाव और गरीबी सी जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई बड़ा काम करने की। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है, जिस इंसान के जीवन में बड़ा सपना, बड़ा लक्ष्य नहीं है, वह इंसान एक पशु के समान है। सवाल नंबर 43। मैंने दरअसल सुना है कि इस बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है और कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। तो उनको मुस्कुराते हुए जवाब देना है, इस बिजनेस में चालाकी और झूठ नहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन भर के संबंध बनाने पड़ते हैं। ये रिलेशन बनाने का काम होता है और लगातार एक दूसरे के साथ रहकर काम करना है। और समझ सकते हैं कि झूठ और चालाकी के दम पर लंबे समय तक संबंध या रिश्ते नहीं चलते, वे तो सच्चाई और एक दूसरे के विश्वास से चलते हैं। दूसरी बात है कि हम इस बिजनेस को एक आध्यात्मिक और दिव्य बिजनेस की झलक से देखते हैं। यहाँ पर हमेशा सकारात्मक सोचना, स्वयं आगे बढ़ना और दूसरों की हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना। ये बिजनेस भगवान के बनाए आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ही मजबूत बन सकता है। इस बिजनेस में हमेशा सिखाया जाता है कि भगवान में विश्वास रखो, आप जरूर सफल होंगे। परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं और जो इंसान वर्तमान में कार्य कर रहा है उसे ईमानदारी से करें, क्योंकि जो इंसान अपने लिए चाहते हैं और जो इंसान अपने वर्तमान में अच्छा है वह यहाँ पर इस बिजनेस में भी अच्छा ही रहेगा। सवाल नंबर 44। मैं तो पहले से ही नौकरी या बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या ज़रूरत है। हम अपने में संतुष्ट हैं, हमको ज़्यादा पैसे का लालच नहीं है। तो उनको तो खास करके और एकदम प्यारा सा मुस्कान देते हुए उनको बोलना है, सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा था कि नौकरी वाले को इसको करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब बाद में सच्चाई का पता चला तो महसूस किया कि नौकरी वाले फिक्स बंदे को ही ज़्यादा ज़रूरत है और जब उसकी नौकरी या खुद का काम अच्छा चल रहा है तब ज़्यादा ज़रूरत है। कुआं तभी खोदा जाता है जब बहुत प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी होती है तब तो आप खोद ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस बिजनेस को करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है जब नौकरी या व्यवसाय ठीक चल रहा है। अगर सचमुच में पता ही करना है कि मुझे इस बिजनेस की ज़रूरत है या नहीं तो हमें एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और वह एक्सरसाइज है परिवार के साथ अपना ग्रुप फोटो देखें और अपनी फोटो पर क्रॉस लगा दें। अगर आपके ना रहने से आपके परिवार की जीवन शैली वही रहती है तो आपको इस बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो हम आज ले पा रहे हैं, चाहे नौकरी से या अपने व्यवसाय से, उससे संतुष्ट होना तो प्रकृति और समाज की प्रोग्रेस को रोकना जैसा है। आज भी बड़े बड़े धन कुबेर अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे हैं। अगर उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो हमें और आपको क्यों नहीं। वैसे भी हमें रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। जैसे सुपरस्टार लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं फिर भी उनको विज्ञापन से एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिलता है तो फिर भी मना नहीं करते हैं। और हमें भी लोगों को सेफ सब के बारे में विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज करना है, जिससे हमें भी लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। नंबर 45। आपने तो सर 5 मिनट में हमें करोड़पति बनने का रास्ता बता दिया, क्या बनना इतना आसान काम है क्या। तो उनको बोलना है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, लेकिन सर आप ये बताइए गरीबी में रहना कौन सा आसान है।
वह भी महंगाई के जमाने में निस्संदेह इस बिजनेस को करने जो कुछ भी चैलेंज आते हैं वो अस्थायी होते हैं, लेकिन इसमें काम ना करने से जो समस्या आएगी वो तो अस्थायी रहेगी सर। अनुशासन और पछतावा दोनों ही कष्टकारक है। ज़्यादातर लोगों को इनमें से एक को चुनना होता है। जरा सोचिए इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ दे है। सवाल नंबर 46, इसमें ज्वाइनिंग महंगी है, प्रोडक्ट भी महंगे हैं और किसी काम के नहीं है, हम इसे नहीं खरीद सकते। तो उनको बोलना है, अगर सर 10,000 रुपया आपके लिए बड़ी रकम है तो आपके पैसा कमाने के सिस्टम में कुछ कमी है, फिर तो आपको जरूर बंदोबस्त करके ज्वाइन करना चाहिए। प्रोडक्ट महंगे नहीं होते हैं, खरीदने वाले की जेब का साइज छोटा या बड़ा होता है। हवाई जहाज के बजाय रेल में सस्ता किराया होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की जेब में दम होता है वे लोग हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं, और वह भी उन्हें महंगा नहीं लगता बल्कि जायज लगता है। अब रही बात प्रोडक्ट की, इन प्रदेश को काम में लेना या प्रयोग करना तो हमारे पर निर्भर करता है, लेकिन मैं एक चीज का जरूर वादा करता हूं सर कि प्रोडक्ट आपके काम के हो या नहीं हो, लेकिन आपको काम का आदमी जरूर बना सकता है सर, बिल्कुल बना सकता है सर। सवाल नंबर 47, मैं तो समझ गया, लेकिन लोगों का मुझे कैसे पता चलेगा वह इसमें रुचि रखता है या नहीं? मैं कैसे पहचानूंगा, और कोई उल्टे दिमाग का मिल गया तो कैसे डील करूंगा? तो उनको बताना है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने शुरुआत की तब मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहे थे, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया तो पता चला कि इस बिजनेस में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, खाली समय का सदुपयोग, समय और धन की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व का विकास, दूसरों की मदद करना, नए नए लोगों से मिलना, अगली पीढ़ी के लिए जायदाद छोड़ना। इस सूची को याद रखिए, आप भी सूची में बताए गए एक फायदे की वजह से इस बिजनेस में हैं, और जिससे आप भी बात करेंगे वो इस सूची में दर्शाए किरणों में से एक या अधिक की वजह से इस बिजनेस में शामिल होना चाहेगा, पर आपके शामिल होने की वजह ही दूसरों की वजह होगी। यह सोचना गलत है। अतः आपको अपने मित्र या परिचित से शामिल होने की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस बिजनेस में क्या अपील करेगा। दूसरों की रुचि जानने के लिए उनसे सामान्य तरीके से यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपको मालूम है कि लोग इस बिजनेस को क्यों अपनाते हैं? जवाब में वो कुछ भी कहे, आप सुनते रहिए और बाद में आप यह सूची दोहरा दीजिए, क्योंकि आपको यह सूची एकदम रटी हुई है। इसके बाद आप यह पूछ सकते हैं कि आपको इन फायदे में से सबसे ज़्यादा क्या अपील करता है। वो जो भी फायदा गिनाता है तो आप अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं कि वो यह फायदा पाने के लिए क्या क्या कर सकता है। आप उसे आश्वासन दे सकते हैं कि यह यहाँ से अपनी इच्छा के अनुसार सब चीज़ें पा सकता है जो वो पाना चाहता है। अगर आपका पाला ऐसे आदमी से पड़ जाता है जिसको इस सूची से कोई फायदा अपील नहीं करता, तो उस पत्थर दिमाग का नाम अपनी पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिए और दूसरे व्यक्ति से संपर्क करना शुरू कर दीजिए। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी 2-4 पत्थर दिमाग लोगों से आमना सामना हो ही जाता है सर। आप चाहे स्कूल खोलें या अस्पताल, चाहे बिजनेस करें या नौकरी, पत्थर दिमाग लोगों से तो पाला पड़ेगा ही। कई लोगों की तो शादी ही पत्थर दिमाग से हो जाती है, वो भी आखिर किसी न किसी तरह निपटते ही हैं। आप बिल्कुल निराश ना हो और अगले आदमी से बात करें। उदाहरण के तौर पर रावण को प्रभु श्री राम और कंस को श्री कृष्ण भी संतुष्ट नहीं कर सके, इसलिए आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। 48, सवाल नंबर 48वां, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मैं होना तो चाहता हूँ। कोई अगर हमारी कंपनी के बारे में कहता है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है और बताने पर तुल जाते हैं, तो मुझे अपने आप पर काबू नहीं होता। उस समय मैं क्या करूँ? तो उनको बोलना है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इस बिजनेस की एक ही चुनौती है कि आप लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील होने की बजाय संवेदनहीन होना सीख जाइए। समाज में नकारात्मक लोगों की भरमार है। लोगों का ईगो इस बात से बड़ा संतुष्ट होता है जब वे किसी बात के लिए ना कहते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई किसी बात के लिए ना कहता है तो जोर देकर कहता है, पर जब हाँ कहता है तो मरी मरी से आवाज में कहता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। दरअसल ना कहते वक्त आदमी ये सोचता है कि वो भी कुछ चीज है और उसे ना कहने से संतुष्टि मिलती है। अतः ना कहने पर वो तो विजेता का अनुभव करता है, पर ना सुनने वाला पराजित अनुभव करता है। यह पराजय का अनुभव बहुत से लोगों को इस बिजनेस में आने से रोक देता है या बिजनेस में भागने को मजबूर कर देता है। पर पराजय का ये अनुभव धोखा है। वस्तुतः पराजय या निराशा जैसी कोई बात इसमें है ही नहीं कि सब कुछ आपके हिसाब से ही चलेगा तो आप खुश होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकते कि लोग अपना निर्णय आपकी योजना के अनुसार लें। आपको ये सीखना पड़ेगा कि माहौल को अपने हिसाब से ढालना असंभव है, पर माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना बहुत आसान है। अतः आप फंक्शन, ट्रेनिंग, मीटिंग में समय समय पर जाया करें ताकि आपको यह एहसास होता रहे कि जो आपके साथ हो रहा है वह अनोखा नहीं है और जो लोग सफल हुए हैं वे सभी इस रास्ते से
गुजरे हैं, क्योंकि आपके साथ भी वही हो रहा है जो सफल लोगों के साथ होता है। अतः आप ये निष्कर्ष ले सकते हैं कि आप भी सफलता की राह पर हैं। फंक्शन, ट्रेनिंग, मीटिंग में जाने से, ऑडियो वीडियो सुनने से तथा न्यू प्रगति सूत्र पढ़ने से आपको वो अतिरिक्त ऊर्जा की कमी महसूस हो, तब आपको फंक्शन में जाना है, ऑडियो वीडियो सुनना है और न्यू प्रगति सूत्र पढ़ना है। और जैसे आपने बताया, आपके सामने बड़े हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए सपने देखने वाले 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी हाथ पैर नहीं हिलाते। वे मरे हुए लोग होते हैं, उनका सिर्फ अंतिम संस्कार होना बाकी है। अगर ये कुएं में गिर जाएं तो ये बिना हाथ पैर हिलाए और बिना चिल्लाए ही मर जाएंगे। ये संख्या में जो है लगभग 40% होते हैं। सवाल और दूसरा तरह के लोग वो होते हैं, कुछ लोग सपने तो देखते हैं पर अपने दम पर कभी उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करते। ये दूसरे की तारीफ कर या सुकून हासिल करते हैं कि अगर हम भी उसकी जगह होते तो वैसे ही सफल हो सकते थे। वे अनुयायी होते हैं और संतोषी सदा सुखी का पहाड़ा पढ़ते देखे जाते हैं। ये स्वभावतः आलसी और डरपोक होते हैं, पर अपने आलस्य को संतोष का नाम देते हैं और अपने डर को समय की कमी के बहाने छुपाने में माहिर होते हैं। अगले ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्लाएंगे। अगर बच गए तो ये भले ही प्यासे मर जाए, पर जिंदगी भर कुएं के पास भी नहीं भटकेंगे और अपने आसपास के सभी लोगों को कुएं से दूर रखने की सलाह देंगे। ये करीब 30% होते हैं। और तीसरा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सपने देखते हैं और इसका पीछा करते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और सपने साकार करने की कीमत चुकाते हैं। ये सफल लोग हैं। ये स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। ये हर अवसर और चुनौती का उपयोग अपने हित में करने में माहिर होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाएं तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्लाकर साबुन मांगेंगे और साबुन मिलने पर वहां से नहा कर निकलेंगे। ये लगभग 20% की तादाद में पाए जाते हैं। और चौथे इस प्रकार के होते हैं कि कुछ लोग सपने देखते हैं, उनका पीछा करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की मदद करते हैं। ये लीडर्स हैं। ये लगभग 10% की तादाद में होते हैं। और अगर आपको कभी मिल जाए तो संगत फायदेमंद होती है। अगर कुएं में गिर जाएं तो हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्लाकर साबुन मांगेंगे और साबुन मिलने पर वहां से नहा कर निकलेंगे और कुएं के चारों तरफ दीवार बनवाने में जुट जाएंगे ताकि कोई भी दूसरा उसमें ना गिरे। और ऊपर के 2 श्रेणियों के 70% लोगों को ये अजीब नजर आते हैं। उन्हें लोग सपनों का सौदागर कहकर मजाक उड़ाते हैं, पर ये उनकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि उनकी श्रेणी जान चुके हैं। सवाल नंबर 49, इस बात की क्या गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हर स्वतंत्र उद्यमी सफल हो जाएगा? तो उनको मुस्कुराते हुए, थोड़ा स्माइल जैसा फीलिंग करते हुए, लोगों के मन में ऐसा सवाल आना स्वाभाविक है सर, इसलिए मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन बाद में पता चला कि गारंटी देने वाले आदमी की खुद की गारंटी नहीं होती तो वह बिजनेस की क्या गारंटी दे सकता है। इस मामले में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो सफलता के लिए तैयार होंगे उन्हीं को सफलता मिलेगी और हर व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। हर वह आदमी जो सफलता चाहता है उसे सब पहले इसके लिए तैयारी होना होगा, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, फिर अवसरों को देखना होगा और उनका प्रयोग करना प्रारंभ करना होगा और विश्वास करना होगा कि वह सफल हो सकता है, क्योंकि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करने जा रहा है जो पहले किसी ने ना किया हो। वह तो वही कार्य करने जा रहा है जिस कार्य को पहले ही हजारों लोग कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर कम बुद्धि के वजह से कोई और सफल नहीं होता है, लेकिन अति बुद्धिमानी से जरूर हो सकता है। जबकि अगर गारंटी की बात किया जाए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एवं सभी धार्मिक स्थल के जाने से भी सभी कार्य सिद्ध, मुरादें, मन्नत पूरी नहीं होती। फिर भी हम सभी का विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटल होता है और विश्वास ही विजयता की जननी है। सवाल नंबर 50, हम आम कैरियर या पारंपरिक व्यवसाय में रहते हुए इस बिजनेस को चलाने में किस तरह तालमेल बैठा सकते हैं? तो उनको बोलना है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि वह अपने समय प्रयोग करने में कितना योग्य होता है, जो हम सभी को समय समान मात्रा में दिया गया है। इस बिजनेस की प्रकृति ही ऐसी है कि व्यक्ति अपनी नौकरी करने के साथ साथ स्वतंत्र उद्यमों का समूह विकसित कर सकता है। प्रारंभ में आमदनी इतनी अधिक नहीं होती है कि लोग अपनी पूर्णकालिक नौकरी या कोई व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, से मिलने वाली आमदनी को छोड़ सके। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन आमतौर पर पहले महीने में नहीं होता। समूह के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में यह व्यवसाय अक्सर अतिरिक्त आय का स्रोत होता है, जिसमें आगे चलकर बहुत बड़े असीमित लाभ की संभावनाएं होती है। जो उद्यमी लगन और समर्पण से मेहनत करते हैं, स्पष्ट है उनके विकास की गति अधिक तेज होती है। जब अच्छी तरह विकसित समूह बना लें और नौकरी से ज्यादा आमदनी प्राप्त करने लगे, उसके बाद वह नौकरी या पारंपरिक व्यवसाय से इस्तीफा दे सकते हैं। सवाल नंबर 51, क्या मैं यह बिजनेस कर सकता हूं? मेरा तो बिजनेस करने का नेचर ही नहीं है। तो उनको बोलना है, जी आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये जो बिजनेस है केवल 3 काम करने का है।
प्रोडक्ट को चुनें, प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इस प्रकार का कार्य तो हम अनजाने में नींद में सोए भी कर सकते हैं, बिना सोचे समझे, बिल्कुल ही स्वाभाविक और स्वचालित ढंग से। इतना ही नहीं, आप यह बिजनेस उन बहुत से लोगों के लिए कर रहे हैं जिससे आप मिले भी नहीं हैं। जी हाँ, यह आप ही हैं। बहुत सी चीज़ों के प्रिय उपभोक्ता। आप जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं तो किसी न किसी का व्यवसाय बढ़ाते ही हैं। हम सोते समय पलंग, चादर, पजामे का प्रयोग करते हैं तो किसी न किसी का व्यवसाय बढ़ाते ही हैं। सुबह उठने से लेकर सोने तक हम ढेर सारे प्रोडक्ट यूज करके किसी न किसी का व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। जब अनजाने में हम दूसरों का बिजनेस बढ़ाते हैं तो क्यों ना खुद का बिजनेस भी बढ़ाया जाए और इस बिजनेस को ज्वाइन करके हम इस बिजनेस को ही आगे बढ़ाया जाए। ये क्योंकि ये खुद का बिजनेस है, सेल्फ रेफरेंस का बिजनेस है, ये सेल्फ मालिक का बिजनेस है, ये अपने आप का बिजनेस है। यहाँ किसी और का बिजनेस नहीं है, यहाँ खुद के आप बॉस हैं, यहाँ कोई बॉस नहीं है, इसलिए ये बिजनेस खुद का होता है। सवाल नंबर 52। कोई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्यों क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा? तुमको बोलना है आपका सवाल जायज़ है सर। पहले मैं भी यही समझता था कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें पहले से बहुत शिक्षित या क्वालिफाई होने की ज़रूरत है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। यह साधारण 8 से 10 क्लास यानी कि 6, 7, 8, 10 या अंगूठा छाप पढ़े व्यक्ति से लेकर के PhD तक सभी लोग आसानी से कर सकते हैं, बस केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम इस पुस्तक में अचीवर गैलरी देख सकते हैं सर, और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो अनपढ़ लोग यहाँ से डायमंड बन चुके हैं और सफल हैं। हमारे सुखो देवी जी हैं, सुखो देवी जी धनबाद की हैं, रहने वाली हैं, वो भी आज डायमंड है, बिल्कुल अंगूठा छाप है। ईटा भट्टा में काम करती थी, बकरी बेच करके इस बिजनेस को ज्वाइन की। आप उसका भी उदाहरण देख सकते हैं। जिनमें से 50% लोग ऐसे हैं सर जो स्नातक या बड़ी डिग्री धारक नहीं है। वैसे भी पूरी दुनिया या टॉप अमीरों का सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि 20% से ज़्यादा धन कुबेर केवल प्राथमिक या माध्यमिक लेवल तक पढ़े थे, और फिर भी विश्व की जानी मानी हस्तियां पूरी दुनिया में 10 साल तक सबसे अमीर रहने वाले मिस्टर बिल गेट्स को तो जानते ही होंगे, जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लाभ में सहभागी बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी खोज या आविष्कार या विचार के रचयिता हों। उदाहरण के लिए आमा कैडलर ने कोको कोला का फॉर्मूला स्वयं नहीं सोचा था, उन्होंने यह फार्मूला जो है कि खरीदा था और इसे लोकप्रिय बनाने में सफल हुए थे। हेनरी फोर्ड ने कार इंजन का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन वे मोटर उद्योग के पितामह बन गए और उन्होंने बहुत धन कमाया। रे क्रॉप ने बर्गर बेचकर बहुत सी संपत्ति इकट्ठा की, हालांकि उन्होंने मैकडोनाल्ड भाइयों से बर्गर की बिक्री और उत्पादन का लाइसेंस ही खरीदा था। बिल गेट्स ने पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया था, यह आविष्कार तो स्टीव जॉब्स और स्टीफन वॉजनियक ने किया था, लेकिन इस उद्योग की प्रसिद्धि और अपार संपत्ति गेट्स को मिली। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम आधुनिक प्रगति से कोई लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें अपनी आंख कान खुले रखने की जरूरत है और लगातार हो रहे विश्वास पर पैनी दृष्टि रखने की जरूरत है सर, और आदत डालनी होगी। सवाल नंबर 53। मुझे डर है कि मेरा अपने परिवार के साथ संपर्क समाप्त हो जाएगा और मैं इसे नज़रअंदाज करने लगूंगा। उस समय मुझे यानी कि मेरे साथ क्या बीतेगा? अगला अगर ये बोलता है, जिनको आप फॉलोअप कर रहे हैं होते हैं, तो उनको बोलना है क्या सर, क्या आप मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं आप नौकरी करने जाते समय अपने पति पत्नी और बच्चे को साथ लेकर जाते हैं? उनसे ये बोलना है। उन्हें सारे दिन अपनी गोद में बिठाते हैं? क्या उन्हें लोरियां सुनाते हैं? नहीं ना। तो मैं MLM तंत्र में काम करने वाले कई परिवारों को जानता हूं सर, जिसके पारिवारिक संबंध MLM के कारण बेहतर हो गए हैं। उनके संबंधों में दयालुता, खुशी और प्रेम दोबारा लौट आया है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ MLM जो होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, वो जीने का ढंग सिखाया जाता है कि लोगों से किस तरह से बात करनी है, अपने वाइफ से किस तरह से बात करना है, अपने हस्बैंड से कैसे बात करनी है, अपने फादर से कैसे बात करना है, अपने मदर से कैसे बात करना है, अपने दादा से कैसे बात करना है, अपने दादी से बात करना है, यानी कि अपने घरेलू परिवार से, अगल बगल के लोगों से, सारे से कैसे आपको बातें करनी है, वो यहाँ सिखा देते हैं। भला कैसे अपना हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ रिलेशन खराब होंगे, यहाँ वो सारे डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, वो सारे संस्कार डाले जाते हैं। इस बिजनेस में सबसे खास वजह यही है सर। सवाल नंबर 54 आखिरी सवाल है, और अगला अगर पूछे मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे सफलता दिला दे, क्योंकि समय थोड़ा ही है। यानी कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग टाइप के होते हैं, जिनका उम्र थोड़ा ही बचा हुआ रहता है, शेष होता है, लेकिन उनको बोलना है कि सर जो समय शेष है वही विशेष है। क्या आप बॉस बनने में सक्षम हैं? उनसे पूछना है। क्या आप आत्म अनुशासन उत्पन्न कर सकते हैं? क्या आप समूह में अपने काम संबंधी सभी निर्णयों और कार्यों में दृढ़ हो सकते हैं? यदि जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया है सर, यह व्यवसाय आप ही के लिए है। लेकिन सचमुच अपना बॉस बनना इतना आसान नहीं है। जीवन भर किसी ने हमेशा आपके लिए निर्णय लिए हैं और जिम्मेदारी ली है। सबसे पहले तो वे आपके माता पिता ही थे, बाद में आपके शिक्षक, फिर आपके बॉस और आपके ससुराल वाले, और अब अचानक आपको सारा बोझ स्वयं उठाना होगा। और हाँ, क्योंकि यह आपका जीवन है। आपने अपना बिजनेस आरंभ करने के बारे में
क्यों सोचा? यह स्वतंत्र बनने के लिए अपने निर्णय लेने होंगे और खुद के समय का प्रबंध करना सीखना होगा। समय ऐसा धन है सर, जो हम सभी के पास समान मात्रा में होता है। किसी के पास अधिक लंबा दिन, सप्ताह या साल नहीं होता है। कुछ लोग धन की तरह समय को बर्बाद करते हैं, जबकि कुछ लोग उस समय का अच्छा इस्तेमाल करके आम से खास आदमी बन जाते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, समझना है सर थोड़ा। माना हमने 5 दिन सप्ताह में नौकरी करते हैं और 5 दिन में, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 5 दिन के हिसाब से 24 घंटे के हिसाब से अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल करके आता है हमारा 5 दिन का 120 घंटा। माना हम 5 दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं, तो फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 8 पंचे 40 घंटे हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तो 8 पंचे 40 घंटे हो जाते हैं। तो हो जाते हैं 40 घंटे। और हर दिन आने जाने तथा भोजन आदि में 4 घंटे समय लगता है, यानी कि 5 से फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दो 20 घंटे। हर दिन सोने के लिए 8 घंटे समय लगता है, यानी कि 8 पंचे 40 घंटे। ये मेरा एक सप्ताह का था रूटीन। और घंटे इस प्रकार, अब हम सारे को जोड़ते हैं तो हमारा एक सप्ताह, यानी कि सप्ताह में हो जाता है 120 घंटे। सप्ताह में निश्चित हो गए। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर 100 की जगह 105 घंटे का समय खर्च होता है, तो 20 गणना के अनुसार हर सप्ताह टोटल, यानी कि 120 में अगर 105 घटा देते हैं तो 15 घंटे बचते हैं, जिन्हें हम खाली समय की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हमें काम के दिनों के अलावा बाकी दिनों को भी जोड़कर देखना चाहिए, जिसमें हमारी संवैधानिक छुट्टियां भी शामिल है। साल में 52 रविवार है और 52 शनिवार है और लगभग 50 दिन पर्व त्यौहार है। और जब 365 में 52 और 50 को जोड़ के घटा करते हैं, यानी कि 211 दिन के अलावा जो समय बचा, यानी कि 154, या तो कैसे भी गंवा दें या किसी एक्स्ट्रा कार्य में लगा दें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे महागुरु श्री नवज्योति वत्स कहते हैं, 25 महीने में डायमंड बनने का मेरा फॉर्मूला है कि ज्वाइन करने से डायमंड आईडी पर लिखने से पहले सेफ्स ऑफ और रॉयल स्टार विनर टीम का आयोजित ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जान पर खेलकर मैंने पूरा किया और एक भी एक्टिविटी कैंसिल नहीं किया, ना घर गया। ये हमारे गुरुजी महागुरु जी नवज्योति वत्स का कहना है। और मैं कोई पर्व त्योहार, किसी भी रिलेशन में, शादी विवाह श्राद्ध का हिस्सा नहीं बना। यही मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज है। ये हमारे नवज्योति वत्स गुरु जी कहते हैं। ऐसे ही अगर खुद का बॉस बनने की ठान लें और 3 से 5 साल में रॉयल स्टार यूनिवर्सिटी में डायमंड की डिग्री ले लें, तो आने वाली पीढ़ियां भी करोड़पति पैदा होंगी सर, करोड़पति। धन्यवाद।